सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रीनेज्ड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। और अगर नहीं हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाओगे। एंड आई नो कि वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, बट फिर भी तुम लोगों के लिए थोड़ी मशक्कत करके ये वीडियो मैंने बनाया है। तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। और अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, पहले जाओ और जाके उसको देख लो, वरना तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आने वाला, फिर पूछते फिरोगे ये क्या हुआ वो क्या हुआ, हाँ ना। तो जाके जल्दी से वीडियो देख लो और फिर यहाँ पे वापस आना। और अगर देख लिया तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि वांग लिन ने उस माउंटेन की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ड्रेन कर लिया था, जिसके बाद उस माउंटेन के अंदर कल्टीवेट कर रहे सारे आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स बाहर आ जाते हैं और वो लोग हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि वांग लिन के इतने ज्यादा कमाल के मोमेंटम की वजह से उसने इनर सेक्ट के लोगों का अटेंशन भी अपनी तरफ ग्रैब कर लिया था, जिस वजह से हम देखते हैं कि 3 लोग बाहर आते हैं, जिनमें से एक मिडिल एज्ड ओल्ड पर्सन होता है जो कि एक एल्डर होता है। वो सभी से कहता है कि तुम सब लोग चुप हो जाओ, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन वहाँ पर चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर लियो फूलिन कहाँ पर है, जिस पर हम देखते हैं कि काफी वक्त गुजर जाता है मगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये वही ओल्ड पर्सन है जो कि वांग लिन को इस सेक्ट के अंदर लाया था। हम देखते हैं कि उस ओल्ड पर्सन जो कि एल्डर था उसे देखकर वांग लिन थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो साथ में परेशान भी होता है कि कहीं इन लोगों को कुछ पता न चल गया हो। इसी दौरान हमें बताया जाता है कि वहाँ पर जो एल्डर था वो अर्ली स्टेज ऑफ नेंस एंड सोल लेवल पर मौजूद था और बाकी ये 2 लोग जो उसके साथ आए थे वो लोग लेट स्टेज ऑफ कोर फॉर्मेशन लेवल पर थे। जैसे में हम देखते हैं कि वो तीनों ही उस माउंटेन की तरफ उड़कर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो ओल्ड मैन ही उड़कर वापस आता है। हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन के साथ सभी लोगों को देखता है, साथ ही वो शॉक्ड भी होता है कि जो चीज आज यहाँ पर हुई है ये इससे पहले कभी नहीं हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि जो भी आउटर सेक्ट के डिसाइपल यहाँ पर है वो बैठकर कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इस मामले के तह तक नहीं पहुँच जाते किसी को भी अलाउ नहीं कि वो यहाँ से जा सके। जिसके बाद वो अपने पास से एक जेड पैलेस को निकालता है और फिर वो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके उसे थ्रो कर देता है। हम देखते हैं कि वो जेड एक रे ऑफ लाइट में टर्न होकर सीधा इनर सेक्ट की तरफ उड़ने लगता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि जो मेजॉरिटी आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स थे वो वहाँ पर कंफ्यूजन के साथ बस वहाँ पर खड़े कर सबका मुंह देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें कि वांग लिन भी था जो कि वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि कांड तो मैंने ही किया है तो मुझे भी ऐसे एक्ट करना होगा कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जायंट ट्री के नीचे बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ओल्ड मैन उनके सामने आ जाता है और केयरफुली ईच ऑफ देम को स्कैन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें पास्ट का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये एल्डर बाकी के 2 लोगों के साथ माउंटेन के पास गया था तो वहाँ का नजारा देखकर वो लोग बुरी तरीके से टेरिफाइड हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को ये पता चला कि यहाँ मौजूद सारी की सारी स्पिरिट वेन पूरी की पूरी अब्सॉर्ब कर ली गई है, या यूं कहो कि वेस्ट हो गई है। हम देखते हैं कि ये जानने के बाद जैसे ही वो लोग थोड़ा और डीप में जाते हैं जहाँ पर कि स्पिरिट वेन का कोर मौजूद होता है, वो लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि वो पूरी जगह एक डस्ट में बन जाती है जैसे ही वो उसे हाथ लगाते हैं, और जिससे इन लोगों को ये पता चल जाता है कि किसी ने यहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर जल्दी से अब्सॉर्ब किया है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस स्लोली और एक लंबे अरसे तक होता तो ये चीज कभी भी डस्ट में ऐसे नहीं बनती। यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि ये इंसिडेंट इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज होता है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ना ऐसा और ना इसके जैसा कभी कुछ देखा और सुना था, क्योंकि इससे पहले आज तक सोल रिफाइनिंग सेक्ट में ऐसा कभी कुछ नहीं पाया गया। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ओल्ड पर्सन सभी को बहुत ही तेज निगाहों से स्कैन करना शुरू कर देता है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि उसकी आंखें वांग लिन पर रुकती ही नहीं, क्योंकि उसकी नजर में वांग लिन बस एक लेट स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर था। तो उसके दिमाग के किसी कोने में भी नहीं होता कि ये जो हरकत यहाँ पर हुई है ना इसमें इस बच्चे का जरा सा भी हाथ होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया जाता है कि वांग लिन की ओरिजिन सोल अब थोड़ी रिकवर हो चुकी है, तो इसलिए कोई भी इसके कल्टीवेशन के थ्रू नहीं देख सकता सिवाय बिलो द सोल फॉर्मेशन स्टेज लेवल के कल्टीवेटर के। इसी दौरान हम देखते हैं कि 10 से भी ज्यादा रेज ऑफ लाइट वहाँ पर इनर सेक्ट से आ जाती हैं, जो कि उस ओल्ड मैन के पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो जो रे ऑफ लाइट्स थी वो 10 लोगों में बदल जाती है, जो कि यहाँ पर नेंस एंड सोल कल्टीवेटर लेवल के थे, और ये मोस्टली 5 थे और बाकी के जो थे वो मिड स्टेज ऑफ कोर फॉर्मेशन लेवल के थे। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक मिडिल एज स्कॉलर था जिसने की ब्लैक रॉब पहना हुआ था और जो लेट स्टेज ऑफ नेंस एंड सोल लेवल पर मौजूद था।
और भाई वो आते साथ ही अपने कोल्ड ऑरा को रिलीज करने लगता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। और जैसे ही वो वहाँ पर अराइव करता ही है, हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग ठंडे पड़ जाते हैं। जिसके अगली बार हम देखते हैं कि वो उस माउंटेन के पास खड़े उस ओल्ड पर्सन से कहता है कि जूनियर, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने हमें यहाँ पर उस जेड पैलेट में मैसेज सेंड करके इमीडिएटली यहाँ पर बुलाया है। हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड पर्सन जो वहाँ पर मौजूद था, वो इमीडिएटली रिस्पेक्टफुली उससे कहने लगता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर, इस माउंटेन में जो स्प्रेड वेन मौजूद था वो किसी ने ऑलमोस्ट पूरा अब्सॉर्ब करके उस पूरी जगह को ड्राई कर दिया है, और मुझे सस्पेक्ट है कि ये सारा का सारा काम इन आउटर सेक्टर डिसाइपल्स में से किसी एक का होगा। ये सुनने के बाद वो मिडिल एज्ड मैन सभी को ऑर्डर देता है कि इस जगह को पूरी तरीके से सील कर दो, और कोई भी यहाँ से जाने की कोशिश करे तो उसको इमीडिएटली वहाँ पर जान से मार दो। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मुझे माउंटेन तक फॉलो करो, जहाँ पर कि हमारा सेक्ट मास्टर भी मौजूद होगा, क्योंकि वो उनसे मिलना चाहता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों रे ऑफ लाइट बनकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ का नजारा देखने के बाद वांग लिन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि वो किसी को भी भनक लगने नहीं देना चाहता कि ये सारा काम उसी का किया हुआ है। जिसके बाद वो गार्ड्स की तरफ देखते हुए सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर अपने मॉस्किटो बीस्ट को निकाल लिया तो वो इजीली यहाँ से एस्केप कर जाएगा। लेकिन वांग लिन यहाँ पर इतने अच्छे कल्टीवेशन वाली जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि हमें बताया जाता है कि भले ही उसकी ओरिजिनल सोल अभी थोड़ी बहुत रिकवर हो गई हो, पर उसकी कंडीशन अभी भी पहले से कुछ ज्यादा खास नहीं है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर कुछ नहीं करता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही ओल्ड मैन इनर सेक्ट से बाहर आता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ मौजूद सारे आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स 10 ग्रुप्स में बट जाओ, क्योंकि अब हम तुम सभी को एग्जामिन करने वाले हैं। ये देखकर हम देखते हैं कि तभी वो 9 लोग एक ऐसी टेक्निक को यूज करते हैं जिससे वहाँ मौजूद सारे आउटर सेक्ट के डिसाइपल बिना अपने विल के 10 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो 9 के 9 लोग सारे 10 ग्रुप में से एक एक बंदों को लेकर एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करते, ना ही कुछ एक्स्ट्रा चीज, बस उनकी तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हैं, और 2-3 ब्रीड्स के बाद वो उनसे कहते हैं कि या तो तुम जाओ या फिर तुम यहीं रुको। हम देखते हैं कि ये सारा नजारा देखकर वांग लिन बहुत ही ज्यादा काम था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही थी। इसी दौरान हमें बताया जाता है कि वो असल में इतना काम इसलिए था क्योंकि इनमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था वो असल में वो ओल्ड मैन था, जो कि नैन्स एंड सोल के लेटेस्ट स्टेज के ऊपर था, और जिन्हें कि वांग लिन अपने लिए कोई भी खतरा नहीं मानता, क्योंकि वांग लिन जब चाहे यहाँ से एस्केप कर सकता है। इसीलिए वो हमें वहाँ पर इतना ज्यादा काम नजर आता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वक्त गुजरता जाता है, लेकिन तभी फोर्थ ग्रुप में जो ग्रीन कपड़े पहना हुआ एक आदमी होता है, जो कि यहाँ पर ये सब कुछ देखकर अचानक से भागने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर हम देखते हैं कि एक कोर फॉर्मेशन का एक डिसाइपल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दूसरा पर्सन उसे इमीडिएटली दूर पटक देता है, और फिर वो वहाँ से भागने में लग जाता है। और उसे ऐसे जाता हुआ देखकर हम देखते हैं कि उन रेड हुडेड में से एक बंदा उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकता, तो वो अपनी पावर यूज कर देता है और फिर उसे ग्राउंड में लाकर पटक देता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्पेशली वो लोग तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे जो कि सोल डिवाइनिंग सेक्ट में किसी बुरे इंटेंशन के साथ एंटर हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक बैड इंटेंशन रखने वाले डिसाइपल्स वहाँ पर पकड़े जाते हैं, और फिर हमें बताया जाता है कि हर साल ये एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर हर कोई कल्टीवेशन और एजुकेशन के लिए तो नहीं आता है। साथ ही हमें एक इनर सेक्ट का पर्सन वहाँ सभी को बताते हुए नजर आता है, जो कहता है कि असल में ये एग्जामिनेशन हम हमेशा बस इनर सेक्ट के लोगों पर ही करते हैं, पर इस बार हम आउटर सेक्ट के लोगों पर भी कर रहे हैं। और इस समय तक हम देखते हैं कि वांग लिन को ये एहसास हो जाता है कि कहीं वो इन लोगों के बीच में पकड़ा ना जाए, क्योंकि जब तक ये सबके लिए हो रहा था तब तक ठीक था, पर खासकर इनर सेक्ट के एक बंदे ने खुद कहा है कि इस बार हम ये आउटर सेक्ट पर भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको शक हो चुका है। और वो कांड जो वांग लिन ने स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ किया है ना, अगर इनको पता चल गया तो वो इसे छोड़ने नहीं वाले। इसी दौरान हमें उस बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि केव नंबर 743 में मौजूद था, और जिसे कि वांग लिन ने अनकॉन्शियस होकर उसके केव में कब्जा किया था। तो वांग लिन को इसकी यहाँ पर फिक्र नहीं होती, क्योंकि एज वी ऑल नो कि वांग लिन ने उस पर अपने रिस्ट्रिक्शन पावर को यूज किया था, जिससे उसे कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा असल में ग्रुप नंबर 5 में था, और एंड में उसका नंबर भी आ जाता है, और जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो वांग लिन की तरफ आंख उठा के भी देखे। इसी दौरान जब उसे एग्जामिन किया जाता है तो उस बंदे को ऐसा लगता है कि जैसे इसकी मेमोरी में किसी ने अपने दोनों हाथ डाल दिए और इसे सप्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन एट द एंड वो कुछ भी नहीं कहता और उसे पास कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वांग लिन की बारी आ जाती है। यहाँ पर वहाँ मौजूद सभी लोग वांग लिन की तरफ देखते तो हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा ये सस्पेंस शुरू होते ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जो बंदा उसे एग्जामिन कर रहा होता है वो इमीडिएटली उससे कहता है कि नेक्स्ट, और फिर वो बाकी लोगों को एग्जामिन करना
करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि 100 से ज्यादा बुरे लोग यहाँ पर पकड़े जा चुके थे, जो कि इस सेक्ट के अंदर बुरे इंटेंशन के साथ आए थे। जिसके बाद फाइनली एग्जामिनेशन पूरी हो जाती है और फिर उन 9 लोगों से एल्डर पूछने लगता है कि बताओ क्या तुम लोगों को यहाँ पर कुछ सस्पिशियस नजर आया, जिस पर वो 9 के 9 ना में जवाब देते हैं। ये देखने के बाद वो एल्डर वहाँ मौजूद सभी आउटर सेक्ट के डिसाइपल से कहने लगता है कि तुम लोग माउंटेन के दूसरी तरफ चले जाओ, जहाँ पर तुम्हें एक बंदा मिलेगा जो कि तुम्हें अपनी अपनी केव के लिए टोकन्स दे देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो लोग भी पास हो गए थे एग्जामिनेशन में, वो सभी लोग अपने अपने माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं। हमें वांग लिन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी अपनी केव में जाकर बैठ जाता है। और एज वी नो, इस वक्त वांग लिन की आंखों में हमें एक अलग ही चमक दिखाई देती है, क्योंकि उसके दिल में था कि यहाँ पर जो स्प्लिट वेन है ना, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है। लेकिन इस काम में एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसे कंटिन्यू रखता हूँ तो मैं एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाऊंगा, और जिससे कि मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन मॉन्स्टर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ, जो कि मुझ पर अटैक कर सकते हैं, और जो कि मैं अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हाल ही में जो कांड मैंने किया है उससे इन लोगों को ऑलरेडी ये शक तो हो चुका है कि जिसने भी ये कांड किया है वो जरूर आउटर सेक्ट का ही होगा। इसीलिए इस बार आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स को भी एग्जामिन किया गया है, और इसीलिए मुझे फिलहाल के लिए कुछ वक्त के लिए अपनी प्रोफाइल को थोड़ा लो रखना होगा। लेकिन हमें यहाँ पर बताया जाता है कि वांग लिन ने जब फर्स्ट स्प्लिट वेन को अब्सॉर्ब किया था, तो इसी दौरान उसने नोटिस किया कि यहाँ पर इससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्लिट वेन मौजूद है, जो कि मेन है और जो कि यही कहीं आसपास है, और जिसे वांग लिन ने ढूंढ लिया है। जिसके बाद वांग लिन अपने मन में आगे कहता है कि जो मैंने आज स्प्लिट वेन को अब्सॉर्ब किया था, वो असल में इसकी बस एक ब्रांच है, और मुझे यकीन है कि इसका कोर कहीं ना कहीं इनर सेक्ट में ही मौजूद होगा। और अगर मैं एक बार इनर सेक्ट में जाने में कामयाब हो जाता हूँ ना, और उस स्प्लिट वेन को अब्सॉर्ब भी कर लेता हूँ ना, तो मेरी कल्टीवेशन पहले से कई गुना ज्यादा रिकवर हो जाएगी। इवन की इस हद तक रिकवर हो जाएगी कि मेरे आगे जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे हैं और जो भी इनके पावरफुल फॉर्मेशंस हैं, वो तक भी नहीं रोक सकते। और उससे भी बढ़कर अगर ये फिर भी मुझे पकड़ लेते हैं ना, तो मैं अपने स्पिरिचुअल क्रैक्स को ओपन करके अपने स्टार कंपास की मदद से यहाँ से टेलीपोर्ट होकर एस्केप कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि वांग लिन को ये अच्छे से पता था कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट एक रैंक 5 की कंट्री है, और जिसका मतलब कि ये कि यहाँ पर एक ना एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा तो जरूर होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक स्पॉइलर देना चाहूंगी, कोई जो बंदे की बात यहाँ पर हो रही ना, वो आगे चल के वांग लिन की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो मूव टू द स्टोरी, हम देखते हैं कि वांग लिन ये सोचने लगता है कि मेरे लिए आने वाला सोल रिफाइनिंग सेक्ट कंपटीशन बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है, क्योंकि अगर मैं इसे विन करता हूँ तो मैं इजीली एक इनर सेक्ट का डिसाइपल बनकर इन्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। और जैसा कि मैंने रूमर्स में सुना है कि जो इस कंपटीशन का प्राइस होगा ना, वो 100 मिलियन सोल्स फ्लैग होगा, और जो कि सुजाको के टॉप ट्रेजर्स में से एक में माना जाता है। साथ ही सुजाको प्लेनेट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जानते कि सोल को कैसे पकड़ा जाए और उन्हें कैसे रिफाइन किया जाए। लेकिन मुझे सोल रिफाइन सेक्ट को इनसे कम तो सोचना ही नहीं चाहिए। जिसके बाद जब मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगा, तो मैं एक ऐसा सोल रिफाइनिंग फ्लैग बनाऊंगा जो कि मेरे रिस्ट्रिक्शन फ्लैग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। इसी दौरान वांग लिन उस केक के चारों तरफ वापस से रिस्ट्रिक्शन फ्लैग्स को लगा देता है और फिर सेलेस्टियल जेड को बाहर निकालता है और कहता है कि जैसे कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को नेंसन सोल के मिड स्टेज तक रिकवर कर लिया है, तो अब मैं इस सेलेस्टियल जेड के एक पीस को स्वालो कर जो मेरे अंदर वो डोमेन और वो जो सील मौजूद है, उन दोनों को ब्रेक करने के लिए थोड़ी कोशिश कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल जेड के एक पीस को स्वालो कर लेता है, जिससे हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी में इंटेंस अमाउंट में पेन होना शुरू हो जाता है, जिससे वांग लिन की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी नजर आती है। हम देखते हैं कि वांग लिन को बहुत ही ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है, जो कि अपने लिटिल वर्ल्ड से कहती है कि लिटिल वर्ल्ड, मैंने तुमसे जैसा कहा तुमने बिल्कुल वैसा भी नहीं किया, और अब मैं तुमसे नाराज हूँ, इसलिए सजा के तौर पर मैं तुम्हें चॉपस्टिक से खाना खिलाऊंगी। ये सुनकर लिटिल वर्ल्ड थोड़ा उदास हो जाता है। हमें बताया जाता है कि लिटिल वर्ल्ड पास्ट के कुछ ईयर्स में ज़ोरो से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं जहाँ पर ज़ोरो उसे बहुत ही ज्यादा तंग करती थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ोरो उससे कहती है कि चलो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करो, और जिसका मतलब की है कि सच में लिटिल वर्ल्ड का जीना तो इसने हराम करके रखा था। इसी दौरान वो उससे पूछती है कि अंकल कब वापस आएंगे, एक बार बताओ, क्या तुम्हें भी उनकी याद आती है? लेकिन हम देखते हैं कि लिटिल वर्ल्ड को तो यहाँ पर वांग लिन के बिना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसी दौरान हम वहाँ पर एक ओल्ड पर्सन को देखते हैं जिसका नाम की ताई है। वो उससे कहने लगते हैं कि ज़ोरो आखिर तुम कैसी हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन के अचानक डिसअपीयर होने की खबर यहाँ तक भी आ चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि ताई को वांग लिन पर बहुत ही ज्यादा यकीन था, क्योंकि वांग लिन ने जाने से पहले उससे कहा था कि मैं 9 साल के अंदर वापस जरूर आऊंगा, तो तब तक आपको यहाँ पर सब कुछ संभालना होगा। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ताई को वांग लिन की बातों पर बहुत ही ज्यादा यकीन होता है कि चाहे जो हो जाए वांग लिन वापस
वापस जरूर आएगा। इसी दौरान पास बैठे थंडर टोड को भी हमें दिखाया जाता है, जो कि वांग लिन के जाने के बाद से वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिला था और फिर वो अपने पास्ट के कुछ मेमोरीज को याद करता है, जहाँ पर वो वांग लिन और उस मॉस्किटो बीट से जुड़े कुछ मेमोरीज को याद करता है। हमें पता चलता है कि असल में मॉस्किटो बीट उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। इसी दौरान हम देखते हैं कि ऐसे ही बहुत सा समय गुजर जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब सोल रिवाइंडिंग सेक्ट का वो कंपटीशन होने वाला था। इसी दौरान हमें वांग लिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने भी अपनी आंखें खोल ली थी और उसके फोरहेड पर जो टी लीफ का मार्क था वो अब काफी हद तक फेड हो चुका था और अब बस उसके फोरहेड पर उस टी लीफ मार्क के बस 8 पीसीसी बचे थे, जो कि सन ताई के की पॉइंट्स थे। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि वांग लिन ने उस सेलेस्टियल जेड को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया था और इसी वजह से वो सील और वो डोमेन जो उसके अंदर मौजूद था वो पूरी तरीके से ब्रोक तो हो जाती है, पर उनके कुछ ट्रेसेस अभी भी मौजूद थे। इसी दौरान हमें पता चलता है कि फाइनली वांग लिन लेंस एंड सोल लेवल के पीक पर पहुंच चुका है। इसी के साथ वांग लिन जैसे ही केव के बाहर कदम रखता है, उसे ये रियलाइज होता है कि अब वो अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन को भी यूज कर सकता है। इसी के साथ वांग लिन एक कमाल की लाइन कहता है, जहाँ पर वो कहता है कि पहले मुझे लगता था कि डेथ डेथ है और लाइफ लाइफ है, लेकिन अब डेथ लाइफ बन सकती है और लाइफ डेथ। और फिर वो अपने आप से कहता है कि मैं वांग लिन जिसने कि अपना ज्यादातर टाइम बस किलिंग में ही बिताया है, तो उसे डेथ का बहुत ही अच्छे से पता है, पर मुझे लाइफ का कुछ नहीं पता। ली मुआन की जो सोल है वो एक लाइफ है, मेरा जो रीबर्थ होगा वो कुछ और होगा, लेकिन मेरे पास जो अभी एनर्जी है वो स्टिल इनफ नहीं। और अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे कहाँ और कैसे मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।